हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी यूपी टेट की जो तैयारी है वो चल रही होगी। सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं और जो हमारा लास्ट वीडियो था सीडीपी का, जिसमें हमने अभिप्रेरणा के बारे में जाना कि अप्रेरणा किसे कहते हैं, अप्रेरणा कितने प्रकार की होती है, अप्रेरणा के सिद्धांतों के बारे में जाना जाना कि अभिप्रेरक किसे कहते हैं, संवेग किसे कहते हैं, और जो अप्रेरणा के सिद्धांत है जिसमें अप्रेरणा का मार्ग सिद्धांत हमने जाना, जिसे हम लोग आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत भी कहते हैं। साथ ही साथ अब्राहम मैस्लो का जो सिद्धांत था वो हमने जाना, मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत जो मैकडूगल ने दिया था वो हमने जाना। साथ ही साथ हमने जाना कि जो कर्ट लेविन थे उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया मांग का, या अप्रेरणा का जो आनुवंशिकता पैटर्न सिद्धांत था वो किसने दिया, अप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत किसने दिया, अप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया। तो इतनी सारी जो चीज़ें थी वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। तो आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ध्यान और रुचि। पहले हम ध्यान के बारे में जानेंगे जितनी भी चीज़ें हैं, उसके बाद हम रुचि की बात करेंगे। तो ध्यान और अवधान एक ही चीज़ होता है, ठीक है। हिंदी में ध्यान को अवधान भी कहते हैं और इंग्लिश में से अटेंशन कहते हैं। तो ध्यान क्या होता है, अवधान क्या होता है, ये हम जान लेते हैं। चेतना का केंद्रीकरण ही ध्यान या अवधान है। चेतना को किसी एक वस्तु पर केंद्रित करने को ध्यान या अवधान कहते हैं। अधिगम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता चेतना को केंद्रित करना है, यानी कि चेतना जो होती है आपकी उसका केंद्रीकरण करना है, एक स्थान पर केंद्रित करना, एक जगह पर केंद्रित करना क्या कहलाता है, ध्यान या अवधान कहलाता है। चेतना को किसी वस्तु पर केंद्रित करने को ध्यान या अवधान कहते हैं, यानी कि आपकी जो चेतना है आप उसे किसी एक चीज़ पर फोकस करें, ठीक है, एक चीज़ पर ही देखते रहें, उस पर ही केंद्रित कर दें, तो वो क्या कहलाएगा, ध्यान कहलाएगा या अवधान कहलाएगा। तो अधिगम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता चेतना को केंद्रित करना है, यानी कि अधिगम का मतलब होता है सीखना, और सीखने की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, चेतना को केंद्रित करना। क्योंकि आप चीज़ों को तभी सीख पाएंगे जब आप एक स्थान पर ध्यान केंद्रित करेंगे, ठीक है। ध्यान लगाएंगे या चेतना को केंद्रित करेंगे तो वो ध्यान ही हो जाता है। तो आप किसी एक स्थान पर चेतना को केंद्रित करेंगे तो यानी कि आप ध्यान लगा रहे हैं, और जब ध्यान लगाएंगे किसी चीज़ पर तो वो चीज़ जल्दी आप सीख जाएंगे। तो भाई कहा गया कि अधिगम की यानी कि सीखने की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता चेतना को केंद्रित करना है। डंबिल ने क्या कहा अवधान के बारे में या ध्यान के बारे में, तो डंबिल ने कहा किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण ध्यान कहलाता है। तो इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक ही है तो याद रखना अच्छे से, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट डंबिल की है इसमें कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण ध्यान कहलाता है, यानी कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा आप दूसरों को नहीं देखना है, एक चीज़ पर फोकस करना है। तो किसी एक वस्तु पर चेतना का जो केंद्रीकरण करते हैं वो क्या कहलाता है, ध्यान कहलाता है। ये डंबिल ने कहा था। अब ध्यान की विशेषताएं देख लेते हैं। ध्यान में मन को एकाग्र व स्थिर किया जाता है। जब भी हम ध्यान लगाते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारा मन होता है उसे एकाग्र करते हैं और क्या करते हैं, स्थिर करते हैं, ताकि मन जो है वो इधर उधर ना भागे। अगर मन इधर उधर भागेगा तो इसका मतलब है कि हम ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसलिए क्या कहा जाता है कि जब हम ध्यान करें तो मन को एकाग्र कर लें और स्थिर कर लें, ठीक है। तो ध्यान में मन को एकाग्र और स्थिर किया जाता है। दूसरी विशेषता है कि ध्यान में मानसिक शक्तियों के विकास हेतु क्रियाएं की जाती हैं जो कि योग से संबंधित होती हैं। तो ध्यान में हम क्या करते हैं, जो मानसिक शक्तियां होती हैं उनके विकास करते हैं, क्योंकि मानसिक शक्तियों का जितना अच्छा विकास होगा उतना अच्छा हम ध्यान लगा लेंगे। तो यही है कि ध्यान में मानसिक शक्तियों के विकास हेतु क्रियाएं की जाती हैं जो कि योग से संबंधित होती हैं। तो हम जब भी योग वगैरह करते हैं उसमें हम अपने मन को शांत रखते हैं, स्थिर रखते हैं, एकाग्र रखते हैं, तो इसलिए हमें ध्यान लगाने में आसानी होती है, ठीक है। और जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारी जो मानसिक शक्तियाँ होती हैं उनका भी विकास हो जाता है, ठीक है। तो ये विशेषताएं हो जाएंगी ध्यान की। ध्यान के प्रकार देखें तो ध्यान दो प्रकार के होते हैं, पहला ऐच्छिक ध्यान और दूसरा अनैच्छिक ध्यान, ठीक है। ऐच्छिक ध्यान क्या होता है, अनैच्छिक ध्यान क्या होता है वो हम जान लेते हैं। तो याद रखना कि ध्यान के दो प्रकार हैं, पहला ऐच्छिक ध्यान और दूसरा अनैच्छिक ध्यान। ऐच्छिक ध्यान की अगर हम बात करें, जब हम अपनी इच्छा अनुसार किसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो ऐसे ध्यान को ऐच्छिक ध्यान कहते हैं। इस तरह का ध्यान में कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य छिपा रहता है, ठीक है। अगर हम ऐच्छिक ध्यान की बात करें तो जब हम अपनी इच्छा से किसी चीज़ पर ध्यान लगाते हैं और उस पर ध्यान हमारा लग जाता है तो उसे हम लोग ऐच्छिक ध्यान कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है कि जब हम अपनी इच्छा अनुसार किसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो ऐसे ध्यान को हम क्या कहेंगे, ऐच्छिक ध्यान कहेंगे, क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार वो ध्यान लग रहा है। जैसे हमें कोई बुक पढ़नी है और हमारा ध्यान उस पर लग गया, वो ऐच्छिक ध्यान है, क्योंकि हमारा मन है उस पर ध्यान लगाने का, इसलिए उस पर ध्यान जा रहा है, तो वो ऐच्छिक ध्यान है, ठीक है। इस प्रकार का जो ध्यान होता है इसमें कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। हम तभी ध्यान लगाते हैं जब हमारा कोई उद्देश्य होता है, यानी कि हमें पास होना है, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में पास होना है उस पर हम ध्यान लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा उद्देश्य है उसमें कि हमें कैसे भी करके इस पर ध्यान लगाना है ताकि हम पढ़ सकें और पास हो सकें, ठीक है। तो ऐच्छिक ध्यान क्लियर हो गया। अनैच्छिक ध्यान की अगर हम बात करें, इच्छा ना होने के बाद भी जब किसी वस्तु या व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित हो जाता है तो इसे अनैच्छिक ध्यान कहते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम ध्यान देना नहीं चाहते उस चीज़ पे, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान चला जा रहा है उस चीज़ पे, तो ऐसा ध्यान अनैच्छिक ध्यान कहलाता है। जैसे क्या है कि आप पढ़ रहे थे बहुत अच्छे से,
अचानक से किसी ने साइड में डीजे बजा दिया, ठीक है, अब गाने की आवाज़ एकदम तेज़ से आने लगी घर के बाहर से, तो आपका ध्यान एकदम उस साइड चला जाएगा, एक भागते हुए आप बाहर जाएंगे, देखेंगे क्या हो गया भाई, कौन निकल आया, ठीक है। तो ये जो ध्यान होगा वो अनैच्छिक ध्यान होगा, कि आप इच्छा नहीं है आपकी वहाँ पर ध्यान लगाने की, लेकिन फिर भी आपका ध्यान वहाँ पर जा रहा है, तो वो अनैच्छिक ध्यान है। तो भैया कि इच्छा ना होने के बाद भी जब किसी वस्तु या व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित हो जाता है तो उसे अनैच्छिक ध्यान कहते हैं। तो दोनों क्लियर हो गए, ऐच्छिक ध्यान और अनैच्छिक ध्यान। अब हम बात करेंगे ध्यान को प्रभावित करने वाले कारकों की, कि कौन कौन से कारक हैं जो ध्यान को प्रभावित करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है आंतरिक कारक, यानी कि दो कारक जो है वो ध्यान को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, पहला आंतरिक कारक और दूसरे बाह्य कारक। पहले हम बात करेंगे आंतरिक कारक की। आंतरिक कारक में सबसे पहले आवश्यकता आ जाएगा, फिर लक्ष्य आएगा, फिर आदत आएगा, फिर मानसिक दशा आएगा, उसके बाद हम बाह्य कारकों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आंतरिक कारकों की। तो आंतरिक कारक में सबसे पहला आता है आपका आवश्यकता। आवश्यकता होने पर हमारा ध्यान आवश्यकता की पूर्ति करने वाले उद्दीपक पर केंद्रित होता है, यानी कि जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, जैसे हमें रुपए की आवश्यकता है, तो रुपए की जब हमारे पास आवश्यकता होती है तो हमारा पूरा ध्यान इस चीज़ पे केंद्रित हो जाता है कि कैसे भी करके हमें रुपए मिल जाएं, ठीक है। तो वही कहा गया कि आवश्यकता होने पर हमारा ध्यान आवश्यकता की पूर्ति करने वाले उद्दीपक पर केंद्रित हो जाता है। जैसे अगर हमें मम्मी से या पापा से रुपए मिलना है, ठीक है, और हमें आवश्यकता है, तो हमारा पूरा ध्यान मम्मी पापा पर रहेगा कि कैसे भी करके उन्हें पटा लें और हमें रुपए मिल जाए, ठीक है। तो वही है आवश्यकता। दूसरा जो हमारा कारक है लक्ष्य में क्या होता है कि लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ध्यान का लक्ष्य पर होना अति आवश्यक है। होता क्या है कि जब हमारा कोई लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो हमारा पूरा ध्यान लक्ष्य पे रहता है कि कैसे भी करके हमें ये चीज़ पाना है। जैसे क्या कि अगर हम पढ़ाई में अच्छे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि क्लास में टॉप 3 में रहें, तो हमारा पूरा लक्ष्य यही रहता है कि कुछ भी करके हमारा लक्ष्य जो है वो हम उसे पा सके, टॉप 3 में हमारी जगह बन जाए, ठीक है। तो भैया कि लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ध्यान का लक्ष्य पर होना अति आवश्यक है। ध्यान अगर नहीं होगा आपका तो आप लक्ष्य से भटक जाएंगे। तीसरा है आदत। जिन कार्यों पर हमारी आदत विकसित हो जाती है उन कार्यों पर हमारा ध्यान स्वतः चला जाता है, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी आदत में आ जाती हैं, और जब हमारी वो आदत में आ जाती है तो इसका मतलब है कि हमारा उस पर ध्यान जो है अपने आप ही केंद्रित हो जाएगा, ठीक है। और चौथा है इसमें मानसिक दशा। मानसिक दशा क्या होता है कि मन कभी प्रसन्न होता है तो कभी दुखी होता है। यदि व्यक्ति प्रसन्न है तो उसका ध्यान उद्दीपक पर आसानी से केंद्रित हो जाता है। कंडीशन को दो ही बनती हैं, एक तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एक हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हमारा ध्यान उन चीज़ों पर बहुत जल्दी केंद्रित हो जाता है जहाँ पर हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारा मन दुखी है और हम अंदर से टूटे हुए हैं तो होता क्या है कि हमारा मन नहीं होता ध्यान केंद्रित करने का, तब भी कुछ कुछ जगह पे केंद्रित हो जाता है, और जहाँ पे ध्यान केंद्रित करना होता है वहाँ पे हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता, ठीक है। तो मानसिक दशा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना कि मन जब प्रसन्न होता है तो हमारा जो ध्यान है वो आसानी से केंद्रित हो जाता है किसी भी चीज़ पे, और जब हमारा मन दुखी होता है तो हमारा जो ध्यान है वो केंद्रित नहीं हो पाता। तो हमने आंतरिक कारकों की बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं बाह्य कारकों की। बाह्य कारक में सबसे पहले आ जाएगा आपका उद्दीपक की तीव्रता। उद्दीपक तो आपको पता ही है क्या होता है। उद्दीपक क्या होता है, जो चीज़ हम लोगों को उत्तेजित करती है वो उद्दीपक कहलाती है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको उत्तेजित करती है, कुछ क्रिया करने के लिए मजबूर करती है, तो वो उद्दीपक कहलाती है, ठीक है। तो बाह्य कारकों में सबसे पहले आएगा उद्दीपक की तीव्रता। उद्दीपक की तीव्रता हमारे ध्यान को आकर्षित करने में सफल होती है। जैसे रेडियो सुन रहा व्यक्ति डीजे बजने पर उसकी ओर ध्यान केंद्रित कर लेता है, यानी आपने ये देखा होगा कोई भी उद्दीपक है अगर उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा तीव्र है, तो हमारा एकदम ध्यान आकर्षित हो जाता है। जैसे कि हम सॉन्ग तो सुन रहे थे लेकिन हमने देखा कि डीजे बजने लग गया तो हमारा ध्यान एकदम डीजे पे चला जाएगा। तो ये उद्दीपक की तीव्रता दिखाता है कि हम रेडियो सुन रहे थे लेकिन फिर भी क्या डीजे बज गया तो हमारा ध्यान डीजे पे चला जाएगा। तो यहाँ पर उद्दीपक की जो तीव्रता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा है आपका उद्दीपक का आकार। उद्दीपक का जो आकार है वो भी हमारे ध्यान को जल्दी खींचता है। एग्जाम्पल देखें कि एक छोटा सा गुब्बारा आसमान में उड़ रहा है तो आपका ध्यान इतना नहीं जाएगा, लेकिन आप देख लें कि बहुत ज़्यादा बड़ा गुब्बारा आसमान में उड़ रहा है तो आपका ध्यान एकदम चला जाएगा उस जगह। या देखो कि छोटे मोटे गुब्बारे उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, आपका ध्यान नहीं जाता, लेकिन एकदम एरोप्लेन आपके ऊपर से निकल जाए तो एकदम आपका ध्यान उस जगह चला जाता है। तो उद्दीपक का जो आकार होता है वो भी हमारे ध्यान को बहुत जल्दी आकर्षित करता है। तीसरा है उद्दीपक की नवीनता। नवीनता का मतलब क्या होता है, नयापन। नवीन वस्तु या कोई अनुभव हमारे ध्यान को ज़्यादा आकर्षित करता है। या नहीं, मान लो कि कोई पुराना मोबाइल आप चला रहे हैं लेकिन आपका ध्यान उस पर नहीं जाएगा, रखा है तो ठीक है रखा है, लेकिन एकदम कोई नया चमचमाता फ़ोन आपके सामने रख दे तो आपका ध्यान एकदम उस साइड चला जाता है कि यार ये तो नई चीज़ लग रही है, शायद कुछ नए फीचर्स आए हों इसमें, ठीक है। तो उसके बारे में पूछते हैं क्या है इसमें, कितनी GB रैम है, ये सारी चीज़ें। तो उद्दीपक की जो नवीनता होती है वो भी हमारे ध्यान को सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। फिर नेक्स्ट है उद्दीपक की
विचित्रता या विषमता। यहाँ पे नवीनता की जगह विचित्रता हो जाएगा या विषमता हो जाएगा। जब अचानक विचित्रता के दर्शन होते हैं तो हमारा ध्यान स्वयं आकर्षित होता है, यानी कि हम ऐसी चीज़ देख लें जो बहुत ज़्यादा विचित्र है तो एकदम हमारा ध्यान उस साइड चला जाता है। ठीक है, जैसे आप जा रहे थे रोड पे और आपने एक विचित्र आदमी देख लिया जो अलग तरीके से कपड़े पहने हुए है, अपने फेस को कलर किए हुए इधर उधर से, तो आपका एकदम ध्यान उस साइड चला जाएगा क्योंकि वो विचित्र लग रहा है, बहुत विषम लग रहा है दूसरों से। ठीक है, तो आपका ध्यान ऐसी चीज़ों पर चला जाता है जो बहुत ज़्यादा विचित्र होती हैं या विषम होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो उद्दीपक की गति है। गति करते हुए उद्दीपक स्थिर उद्दीपकों की अपेक्षा अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं, यानी कि कोई चीज़ एक जगह पे स्थिर है तो उस पर आपका ध्यान इतना जल्दी नहीं जाएगा, लेकिन अगर कोई चीज़ एकदम स्पीड में निकलती है तो आपका ध्यान उस पर आकर्षित हो जाता है। जैसे क्या है कि आप रोड पे निकल रहे हैं तो आपने देखा कि 2-3 मोटरसाइकिल खड़ी हैं, उस पर लोग बैठे बैठे हुए हैं, तो आपका ध्यान उतना नहीं जाएगा। लेकिन अचानक से एकदम कोई मोटरसाइकिल तेज़ी से निकले या बुलेट तेज़ी से निकले आवाज़ करती हुई, आपका ध्यान एकदम उस साइड चला जाएगा, क्योंकि क्या, उसकी गति की वजह से। ठीक है, तो गति करते हुए उद्दीपक जो होते हैं वो स्थिर उद्दीपकों की अपेक्षा अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं। और इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो है उद्दीपक की पुनरावृत्ति। जो वस्तुएं हमारे सामने बार बार आती हैं उन पर हमारा ध्यान स्वतः चला जाता है, यानी कि उद्दीपक की पुनरावृत्ति से मतलब यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बार बार हमारे आमने सामने आती हैं, और जब कोई वस्तु बार बार हमारे सामने आ रही होगी तो हमारा ध्यान एकदम उस पर चला जाएगा। जैसे देख लो कोई होर्डिंग्स वगैरह लगी होती है मार्केट में, तो आपने देखा कि यार एक लगी है, निकल गई सामने से, आपने ध्यान नहीं दिया, फिर दूसरी बार भाई दिख गया, फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया, फिर तीसरी बार फिर से दिख गया, फिर आप सोचते हैं यार ये लगता है किसी नई जिम का लगा हुआ है पोस्टर या किसी और चीज़ का पोस्टर लगा हुआ है, तो आपका ध्यान एकदम उस साइड चला जाएगा क्योंकि वो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है उस चीज़ की। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे जो आपके ध्यान को प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो इसमें आंतरिक कारक भी हमने जान लिए और बाह्य कारक भी जान लिए। तो इसी के साथ जो ध्यान टॉपिक है वो कंप्लीट होगा। अब हम बात करेंगे रुचि की। अगर हम रुचि शब्द की बात करें तो इसे इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं। रुचि शब्द अंग्रेजी भाषा के इंटरेस्ट का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इंटरेस्ट से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लगाव होना। ठीक है, तो रुचि को इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो लैटिन भाषा के शब्द इंटरेस्ट से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है क्या, लगाव होना। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ लगाव होना हो जाएगा। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा रुचि के बारे में? क्रो एंड क्रो ने कहा कि रुचि एक प्रेरक शक्ति है, मतलब कि एक प्रेरित करने वाली एक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने को प्रेरित करती है। तो रुचि और ध्यान एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था कि रुचि एक प्रेरक शक्ति है जो हमें प्रेरित करती है किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने को। ठीक है, तो ये क्रो एंड क्रो का कथन है, एक ही कथन है, तो अच्छे से याद कर लेना इसे। विशेषताएं क्या है रुचि की, वो हम जान लेते हैं। रुचि एक मानसिक शक्ति है। ठीक है, तो दिमाग से ही सारी चीज़ें होती हैं, रुचि ऐसे ही नहीं होती किसी चीज़ में, तो एक मानसिक शक्ति है, हम मान लेते हैं। दूसरा है कि रुचि जन्मजात एवं अर्जित होती हैं। कुछ रुचियाँ जो होती हैं हमें जन्म से ही होती हैं, कि जन्म से ही हमें छोटे से ही पता चलेगा कि हमें क्रिकेट में इंटरेस्ट है। ठीक है, उसमें रुचि है तो हम उसी चीज़ में घुसते हैं। और कुछ अर्जित होती हैं, जैसे हम बड़े हुए तो हमें देखा कि हमें म्यूजिक में इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, हमें गिटार सीखना तो हम गिटार सीखने में लग गए या वायलिन बजाने में लग गए, तो ये अर्जित से होती हैं। ठीक है, तो रुचि जो है वो जन्मजात भी होगी और अर्जित भी होगी। मनुष्य में रुचियों का विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो मनुष्य की अगर हम बात करें तो जीवन पर्यंत रुचियों का विकास होता रहता है। छोटे थे तो हमें क्रिकेटर बनना था, थोड़े बड़े हुए तो इंजीनियर बनना था, उससे बड़े हुए तो पता चला दोनों में कुछ नहीं बनना है, टीचर बनना है। ठीक है, तो ये रुचियाँ जो हैं इनका विकास होता ही रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। फिर है कि मनुष्य की रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। ये तो हमने देख ही लिया कि रुचियाँ जो हैं वो बदलती रहती हैं, आज इसमें इंटरेस्ट है तो कल उसमें इंटरेस्ट होगा, ये सारी चीज़। रुचियाँ व्यक्ति एवं उसके पर्यावरण की अंतक्रिया के फलस्वरूप विकसित होती हैं। यानी कि रुचियों की हम बात करें तो रुचियाँ जो होती हैं वो व्यक्ति और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया जो होती है उसके फलस्वरूप विकसित होती है। हम जिस वातावरण में रह रहे हैं उस प्रकार से हमारी रुचियों का भी विकास होता है। ठीक है, हमारा वातावरण अगर ग्रामीण है तो हो सकता है हमारी रुचियाँ अलग हों, शहरी क्षेत्र में कुछ अलग रुचियाँ हो सकती हैं, तो हमारा जो पर्यावरण है उसके अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो रुचियाँ हैं उसका विकास होता है। तो ये सारी विशेषताएं हो जाएंगी रुचि की। अब हम बात कर लेते हैं रुचियों के प्रकार की, कि रुचियाँ जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो रुचियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहला प्राकृतिक या नैसर्गिक रुचियाँ, दूसरा अर्जित रुचियाँ। तो पहले हम बात करेंगे नैसर्गिक और प्राकृतिक रुचियाँ किन्हें कहेंगे। जो रुचियाँ अपने आप उत्पन्न होती हैं उन्हें नैसर्गिक रुचियाँ कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी रुचियाँ, ऐसे इंटरेस्ट जो अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, नैसर्गिक रुचि कहेंगे। दूसरा अर्जित रुचि की हम बात कर लेते हैं। तो ऐसी रुचियाँ जो वातावरण के प्रभाव से स्वतः व इच्छा अनुसार उत्पन्न जो होती हैं वो कैसी रुचियाँ कहलाएंगी, वो अर्जित रुचि कहलाती हैं। ठीक है, तो वातावरण के प्रभाव से अगर कोई रुचि उत्पन्न हो रही है या आपकी इच्छा के अनुसार कोई रुचि उत्पन्न हो रही है तो वो कैसी रुचि कहलाएगी, वो अर्जित रुचि कहलाएगी। जैसे पढ़ने में व गाने में जो रुचि उत्पन्न होती है तो वो कैसी रुचि है, ये अर्जित रुचि है। ठीक है, ये जन्म से नहीं होती आपके, ठीक है, प्राकृतिक नहीं होती जो अपने आप उत्पन्न हो जाए, इसे आप अर्जित करते हैं।
फिर है कि परिवेश की क्रियाओं के प्रति मानसिक झुकाव उत्पन्न करना ही अर्जित रुचि की प्रथम सीढ़ी होती है। यानी कि जो परिवेश की जो आपकी क्रियाएं होती हैं उसके प्रति जो मानसिक झुकाव उत्पन्न होता है वही अर्जित रुचि की पहली सीढ़ी बताई जाती है। अब हम रुचि और ध्यान में संबंध देख लेते हैं कि ध्यान और रुचि में क्या संबंध होता है। तो देखिए, ध्यान और रुचि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा संबंधित है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है दोनों में, क्योंकि व्यक्ति की जिसमें रुचि होती है उसमें उसका ध्यान भी केंद्रित होता है, लेकिन जिस वस्तु पर हम ध्यान देने लगते हैं उसमें धीरे धीरे रुचि उत्पन्न होने लगती है। अतः ध्यान व रुचि जो है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, आपने ये चीज़ देखी होगी कि ध्यान और रुचि क्या है कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा संबंधित लगती हैं, क्योंकि होता क्या है कि आपका इंटरेस्ट अगर किसी चीज़ में है तो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा, रुचि होगी, उसमें आपका ध्यान अपने आप लगने लगेगा। जैसे क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट है, आपको रुचि है, तो आप देखेंगे कहीं भी क्रिकेट हो रहा होगा, अगर बस में भी बैठे होंगे, ट्रेन में भी बैठे होंगे और कहीं भी क्रिकेट हो रहा है, आपका ध्यान एकदम उस साइड चला जाएगा। ठीक है, तो यही कहा है कि जिसमें भी आपकी रुचि होती है उसमें आपका ध्यान भी केंद्रित होने लगता है, और जिस वस्तु पर हम ध्यान केंद्रित करने लगते हैं उसमें हमें रुचि उत्पन्न होने लगती है। जैसे कोई सब्जेक्ट था, आपको नहीं आता था, लेकिन आपने क्या किया, उस पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। जब ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे तो अपने आप उसमें आपकी रुचि बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वही कहा है कि जिस वस्तु पर हम ध्यान देने लगते हैं तो धीरे धीरे उसमें रुचि उत्पन्न होने लगती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ध्यान व रुचि जो है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, अब नोट करने वाली चीज़ क्या है, वह प्रकृति जो किसी बालक में होने पर वह किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करने लगता है और उससे लगाव हो जाता है, तो यह क्या कहलाता है, तो ये रुचि कहलाती है। ठीक है, अगर ध्यान लिखा है तो समझ जाना रुचि होगा आंसर, अगर रुचि लिखा है तो समझ जाना ध्यान आंसर होगा। ठीक है, तो नोट करने वाली चीज़ यही थी कि वह प्रकृति, ऐसा नेचर जो किसी बालक में होने पर वह किसी वस्तु, व्यक्ति, प्रतिक्रिया के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करने लगता है तो उससे लगाव हो जाता है उसे, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये रुचि कहलाएगा, यानी कि इंटरेस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपका छोटा सा ही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी, तो अच्छे से पढ़ लेना, जो प्रकार वगैरह है उन्हें अच्छे से पढ़ लेना, दोनों में संबंध भी ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो छोटा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, तो फिर ये यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आपका स्मृति और विस्मृति। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है वो भी, उसे भी हम देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।